तो अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन की बात कर रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है, थोड़ा इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा परमोलेशन, सर्कुलेशन, वेंटिलेशन के लिए रहेगा। वेंटिलेशन तो क्या कहते हैं, नॉर्मल वेंटिलेशन, परफ्यूजन रेशियो पूछा जाता है। मेन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये मतलब काफ़ी हद तक आपको चीज़ें मतलब जैसे इनकी तो सेपरेट महत्व ज़्यादा है, एक फिजियोलॉजी एक्सपर्ट से, और दूसरा कि आप काफ़ी सारी डिजीज होती हैं, मतलब उनको समझने के लिए भी आएगा आपको समझने में। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको जैसे ये था ना कि आपको नॉर्मल रिएक्शन पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद इंजन डिफिशिएंट होगा तो आपको पता लगा सकते हैं कैसी डिजीज। तो ये लेवल लगा ली, उसी प्रकार का सिस्टम है कि ये चीज़ें होते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके नॉर्मल आपको डिजीज आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं सीधे। ये चीज़ नहीं है कि आपको घूमा फिरा के चीज़ें पता लगानी पड़ रही है, असली डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है आपको डिजीज से। हृदय सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, खासकर आपके जैसे ग्राफ होते हैं, ग्राफ वगैरह आते हैं का फिर कुछ है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को लेकर जो ग्राफ्स बनते हैं भाई, जोन वगैरह होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, उस प्रकार होती हैं। उस पर भी ग्राफ वगैरह आ सकता है, कौन सा ग्राफ कैसा बनेगा क्या नहीं बनेगा उसके बारे में बताऊंगा। ये चीज़ रहती है। वेंटिलेशन में जैसे बताए थे, एक तो नॉर्मल वेंटिलेशन होता है हमारा, रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन रहता है कि रेस्पिरेटरी रेट कितनी जैसे नॉर्मल 12 रहती है। और उसके अलावा बात करते चलें वो इसमें एक बार में कितना रहता है, 0.5 लीटर के आसपास रहता है। फिर उससे घटा लीजिए 6 लीटर के आसपास आता था वो एल्वियोलर वेंटिलेशन था। इसमें डेड स्पेस घटा देते थे। डेड स्पेस कितना रहता था हमारा, कितना कम से कम 110 के आसपास कुछ रहता था। तो वो हमारे लिए जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वेंटिलेशन में एक तो वो कुछ क्वेश्चन आता भी है उस पर, तो वो ज़्यादातर पूछता है कि हाइपर वेंटिलेशन किस में मिलता है, हाइपर वेंटिलेशन किस में मिलता है। तो हाइपर वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट है वो डिसाइडेड होता है कि O2 के कंसंट्रेशन के आधार पर डिसाइडेड होता है, वो होता है CO2 के कंसंट्रेशन पे। CO2 की कंसंट्रेशन ध्यान रखें मेन कितनी है, तो वो ध्यान रखना 35 से लेकर 45 के बीच में होती है। ये सीधे नॉर्मल बता रहा हूँ, कुछ जगह जैसे किताबों में 37 से लेकर 35 तक, 45 के बाद 37 से 45 तक ध्यान रख लीजिएगा। तो 37 से लेकर 45 तक तो PCO2 की कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसमें वो नॉर्मल वेंटिलेशन है, ना तो हाइपर वेंटिलेशन है ना हाइपर वेंटिलेशन है। हाइपर वेंटिलेशन के कॉन्सेप्ट तो बहुत आसानी से पता रहते हैं कि कोई भी डिजीज हो गई जिसमें आदमी एक्सपेंड नहीं कर पा रहा चेस्ट पूरा उसका, जैसे मान लीजिए निमोनिया टाइप का था। निमोनिया तो खैर कहीं है, बाकी की जैसे एम्बोलिज्म हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ब्लड पहुंच ही नहीं रहा उतना या उतना, ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड उतना आ ही नहीं रहा। मतलब ऐसा इसमें हाइपर वेंटिलेशन तो मिलेगा क्या रहते, लेकिन सिंपल सी बात है वो इस तरीके से फ़ायदा पहुंचना चाहिए था उसको, इस तरीके से लंग्स को वो नहीं पहुंच रहा। इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कौन से को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो सकती है, इसमें हमारी फाइब्रोसिस वगैरह वाली कंडीशन हुई, वो हो सकती हैं। या फिर सिंपल सी बात है लंग की मसल्स हुई, वो इसमें दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण जैसे लंग की मसल हुई, हाइपोपरफ्यूजन होता है लंग की मसल्स का। जैसे टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में थोड़ा जनरल ओवरव्यू दूँ, तो इस तरह टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर रहता है, जिसमें क्या रहता है हमारा, सिंपल सी बात है PO2 की कंसंट्रेशन है वो घट जाती है। सिंपल सी बात है PCO2, क्योंकि सिंपल सी बात है आदमी होता है वो सांस नहीं ले पा रहा है प्रॉपर। उसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात है पी मतलब कि उसमें, और दूसरी कंडीशन में क्या होता है PCO2 की कंसंट्रेशन होती है वो घट जाती है, बढ़ जाती है। ये होता है जैसे टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में होता था PO2 की कंसंट्रेशन घट रही थी, और दूसरा काम क्या होता है उसका रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन का, PCO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। वो किस में देखने को मिल रहा था हमारे इस तरीके से कि टाइप सिंपल सी बात है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में। अब पर PCO2 की कंसंट्रेशन कब घटेगी, सिंपल सी बात है जब सिंपल सी बात है आदमी सांस तो ले रहा है, लेकिन जो ब्लड तक जो एक्सचेंज वगैरह वाली प्रोसेस होनी थी वो हो नहीं पा रही। जैसे फाइब्रोसिस हुआ या एम्बोलिज्म मैंने बताया था, वो चीज़ हुई, एडीमा हो गया, तो उसमें एक तरीके एक्सचेंज वाली प्रोसेस है वो नहीं बता पा रही, वो चीज़ होती है। दूसरा होता है PCO2, वो सारे मेन कॉमन एग्जाम्पल आते हैं, जिसमें सिंपल सी बात है मेन आता है हमारा हाइपोवेंटिलेशन आता है एक तरीके से, जिसमें मेन रूप से आदमी क्या होता है एक तरीके PCO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और उसका मेन का कारण रहता है कि आदमी सांस नहीं ले पा रहा। सांस को नहीं ले पा रहा क्योंकि या तो मसल्स के पैरालिसिस हो गया, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस वगैरह हुई, जिसमें मसल्स का पैरालिसिस हो गया, मसल्स उतनी काम कर नहीं रही, रेस्पिरेटरी मसल्स हमारी डायफ्राम काम नहीं कर रहा उतनी एक्यूरेसी के संग, ये कारण हो सकता है।
उसके अलावा स्लीप एपनिया होते हैं हमारे जितने भी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो गया, स्टैंडर्ड स्लीप एपनिया हो गए। उसके अलावा COPD भी, जिसमें सिंपल सी बात है एयर है वो इतनी पहुंच ही नहीं रही हमारे यहाँ तक, सिंपल सी बात है ऑब्स्ट्रक्शन है। इसमें मेन चीज़ ध्यान रख रहा है एलवीओलाई में कोई दोष नहीं मिलेगा मेन, जैसे एम्पाइसिंगा में तो दोनों चीज़ें मिल जाती तो वो एक कॉन्सेप्ट है अलग थोड़ा सा। बाकी की सिंपल सी बात है ये ध्यान रखना कि एलवीआई जो एक्सचेंज ऑफ सिंपल सी बात है गैसेस हो रही है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं मिलेगा। मेन डिफेक्ट बन रहा है हमें एक तरीके से, सिंपल सी बात है उसमें कि जो एयर रहती है वो एक तरीके से पहुँच नहीं पा रही प्रॉपर, ये चीज़ रहती है। क्योंकि सिंपल सी बात है उसी को लेके उसमें हाइपर वेंटिलेशन मिलेगा, क्योंकि वैसे तो आप सिंपल सी बात है वो ज़्यादा एयर ले भी ले, मान के चला हाइपर वेंटिलेशन कर भी ले तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसमें देखें तो यदि मान के चले हाइपर वेंटिलेशन करे तो उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सिस्टम तो उसका नॉर्मल है तो ये लगा ली, लेकिन वो हाइपर वेंटिलेशन कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास वो सिस्टम ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन उतनी पहुँचा सके या उतनी सांस ले सके। तो ये चीज़ मिलती है हमको, और ये हमें पहचानी जाती है मेन CO2 की कंसनट्रेशन से। यदि CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ी हुई मिलती है तो ये होती है टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर, जैसे पेरी ऑपरेटिव होता है उसमें ज़्यादातर पेरी ऑपरेटिव लिखा आता है, जैसे कोई ऐसे MCQ पूछा जाए तो पेरी ऑपरेटिव। टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर में मसल्स का हाइपोपरफ्यूजन होता है, तो इसमें मसल का पैरालिसिस होता है। तो मसल का पैरालिसिस या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर वगैरह पूछे तो आप टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में काउंट कर सकते हैं। या फिर सिंपल सी बात है आपसे सीधे हाइपोपरफ्यूजन के बारे में पूछ लिया जाए, मसल्स हाइपोपरफ्यूजन, तो सिंपल सी बात है हम किसकी बात करेंगे इस तरीके से, एक तरीके से हम किसकी बात कर रहे हैं, इस तरीके से हम इस तरीके से टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो पोर्शन था हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर में पहुँच गया, मैं ज़्यादा ही लंबा मैंने बता दिया कि रेस्पिरेटरी फेलियर में पहुँचिए। तो हमारा तो जैसे मेन क्या पोर्शन रहता है हाइपर वेंटिलेशन बनाने का, तो हाइपर वेंटिलेशन के कारण तो आप समझ गए होंगे, तो स्लीप एपनिया वो हमारा सिंपल सी बात है। और कुछ कारण हो सकते हैं जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि सिंपल सी बात है CO2 की मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया, मान के जब मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया तो सिंपल सी बात है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कर रही है, उसे बैलेंस करना चाहिए। और CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होना है pH की कंसनट्रेशन को कम करना है, हमें pH की कॉन्सेंट्रेट लगाया जाता है। लेकिन रेस्पिरेटरी केस में यदि मान के चलो pH बढ़ाना है, एसिडोसिस कर pH कम करना है, एसिडोसिस करना है, तो वो क्या करेगा एक तरीके से CO2 की मात्रा को शरीर के अंदर बढ़ाएगा। CO2 की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ना का के लिए क्या करता है, इस तरीके से हाइपोवेंटिलेशन मिलता है। तो अब ऐसे से में कॉज डिस्कशन किए जाएँ, जैसे इसमें गार्टन में लिखे हुए हैं सारे कॉज पढ़े हैं, तो ये मैंने ज़्यादातर बता दिया। कोरोनियल यानी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज बता दी मैं सारी। उसके अलावा स्लीप एपनिया हुए, उसके अलावा स्टीनोसिस हुआ हमारे, या पॉलीमाइलाइटिस में बता दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है मसल्स ही काम नहीं कर रही है, उसकी मसल में रेस्पिरेशन की मसल तो चाहिए, पॉलीमाइलाइटिस मान लीजिए। उसके अलावा हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम के हाइपोवेंटिलेशन, उसके अलावा सिंपल सी बात है कैरोटिड बॉडी ट्रॉमा, यानी कि इस तरीके से रेगुलेशन हो नहीं रहा, और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो इस तरीके से ये मैं सारे कारण एक्सप्लेन कर दिए आपको। ये है गाइडन मैं बगल में रख के ही चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि गाइडन सीधे पढ़ाने पड़ रहा है, बीच बीच में कॉन्सेप्ट में देखने ही पड़ते हैं। जैसे हमारे चैप्टर में पढ़ा नहीं था तो मैं सीधे ऐसे ही लिख लिया हूँ। फिर उसके अलावा ऐसे हाइपोवेंटिलेशन के बारे में चर्चा कर ली मैंने, फिर मैं आता हूँ हाइपर वेंटिलेशन पर। हाइपर वेंटिलेशन के बारे में बात करके चलें तो मेन चीज़ ये रहती है हाइपर वेंटिलेशन में कि एक तो मेन जो कारण मिलता है हाइपर वेंटिलेशन का, वो मिलता है कुछ डिजीज जिसमें क्या कि रेस्पिरेटरी रेट आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे निमोनिया का डायग्नोसिस कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा मिलती है, वो मेन कॉन्सेप्ट रहता है, कम से कम 30 के ऊपर निकल जाती है रेस्पिरेटरी रेट। सीवियर में क्राइटेरिया रहता है, तो सिंपल है रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा मिलती है। रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा मिलने का क्या कारण है कि सांस फूल रही है, क्यों मिल रही? तो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा मिलने का ये कारण है क्योंकि उसमें क्या है कि जो एयर है उसको पहुँचाना है तेज़ी से। अब सिंपल सी बात है उसका सिस्टम तो कम कर रहा है, जैसे एक तो ये है कि एक तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन लग गया उस पर, अब ज़्यादा एयर भेजने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन जा ही नहीं रही, जैसे कि COPD में हुआ था। लेकिन कुछ कंडीशन आती है जैसे अस्थमा हुआ, जैसे COPD है वो जैसे स्मॉल एयरवे की डी, स्मॉल एयरवे पूरी तरह से ब्लॉक पड़ जाते हैं। लार्ज एयरवे डी जैसे अस्थमा हुआ वो एक बार में ब्लॉक नहीं पड़ते हमारे, उसका क्या होता है एक तरीके से उसमें लार्ज एयरवेज होते हैं हमारे,
तो वो क्या करते हैं, हम तेज़ी से साँस लेते हैं तो उसमें वो ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है। छोटा मतलब कि इससे तो छोटा-मोटा भी गैप बचा हुआ हो, तो वो भी शरीर क्या प्रयास करता है, उनका यूटिलाइज़ेशन करने का प्रयास करता है। तो उसमें क्या मिला, हाइपर वेंटिलेशन, तो हमें पता है कि जो नॉर्मल वेंटिलेशन है अब भी होता है, तो उसमें लास्ट में जो हवा एक तरीके से आती है उसका यूटिलाइज़ेशन होता ही नहीं है, क्योंकि वो डेड स्पेस के रूप में रहती है। तो इसमें डेड स्पेस नाम की जो चीज़ है वो बचती ही नहीं है। इसमें जितनी भी हवा आदमी ले रहा है वो सारी की सारी एक तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए ले रहा है इस तरीके से। मेन चीज़ और किस में मिलेगी इस तरीके से, इस तरीके से एक तो ये चीज़ हो गई। एक हमारा क्या मिलता है, जैसे कार्डियक फेलियर हुआ उसमें मिल सकती है। कार्डियक फेलियर में क्यों मिल सकती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कार्डियक फेलियर में क्या होता है, एक तरीके से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा अच्छा हो नहीं रहा। सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है, उसको एयर की मात्रा इस तरीके से ज़्यादा चाहिए होगी, वेंटिलेशन के हिसाब वेंटिलेशन ज़्यादा चाहिए होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो एलवीएल उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड का यूटिलाइजेशन हुई, तो ब्लड वैसे ही कम आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने के लिए उसको वेंटिलेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो कार्डियक फेलियर में मिल सकता है। उसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में तो नॉर्मल सिम्टम में बीपी ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा वेंटिलेशन भी ज़्यादा, एक्सपेक्ट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो ये चीज़ जल्दी है। उसके अलावा इन्फेक्शन, जैसे मैं निमोनिया वगैरह में बताया था, निमोनिया का क्राइटेरिया है कि उसमें रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होती है, अभी क्यों ज़्यादा मिलती है तो फिर मैं निमोनिया के टाइम भी डिस्कस करूँगा। और दूसरा मैंने तीसरा सबसे मेन का 14 सबसे मेन कारण, जैसे मैंने मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को बैलेंस करने के लिए बताया था कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करता है। मान लीजिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई तो उसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस करेगा। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को वॉश आउट करना चाहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा CO2 वॉश आउट करने में क्या होगा, इस तरीके से उसका सिंपल सी बात है, जब वो एयर को बाहर निकालेगा तो वो सिंपल सी बात है, एक तरीके से कॉन्सेप्ट आ गया हमारा किसका, मेटाबॉलिक जो होते हैं पार्शियली कंपनसेटेड, फुल्ली कंपनसेटेड वगैरह चीज़ होती हैं। यदि पीएच नॉर्मल आए तो फुल्ली कंपनसेटेड रहती है, और उसका फिर क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे कुछ 15 जोड़ने पे या फिर इसमें भी उस रेंज में आ रहा है उसका, तो वो तो खैर एबीसी एनालिसिस वगैरह पढ़ेंगे ये चीज़। तो इसलिए वेंटिलेशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये एक अभी छोटा कॉन्सेप्ट है, ऐसे उसमें ज़्यादा कुछ खास इसमें याद करने लायक है नहीं है, बस ज़्यादा जानने एल्वेलर वेंटिलेशन क्या होता है, उसमें डेड स्पेस घटा देते हैं उसमें, और कुछ नहीं घटता, शायद 500 लीटर में से 150 के आसपास कुछ घटा देते हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान है। और बाकी की कुछ ऐसा कुछ नहीं है, 350 इंटू वो कर देना कितना आएगा, 350 इंटू 12 करके देखें, शायद देख लेना, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये चीज़ें इतनी वेंटिलेशन की दोनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हाइपर वेंटिलेशन हाइपो वेंटिलेशन की कंडीशन पूछ सकता है, और ऐसा कुछ खास क्वेश्चन इस चैप्टर में से होता नहीं है। चलो।